चलो, आज की क्लास में हम लोग एक नए प्रकार का लैंप देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने देख लिया है? इंकैंडेसेंट लैंप देख लिया है। ठीक है, जो बेसिक बल्ब होता था उसको इंकैंडेसेंट लैंप कहते थे, बता दिया था, फिलामेंट वाला। फिर हम लोगों ने फ्लोरोसेंट लैंप देखा था। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या था? जो ट्यूब वाली हमारा ट्यूबलाइट जैसे होता है, एक फ्लोरोसेंट लैंप एक ट्यूबलाइट प्रकार का होता है, वो देखा था। ठीक है, तीसरा जो है हम लोगों ने कल देखा था CFL। CFL का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये देख लिया था। ठीक है, अब अगला लैंप देख लेते हैं, सोडियम वेपर लैंप। नाम सुने होंगे, सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, इसको आप लिख लो, सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप, जो वो वाला आपने देखा होगा, सड़क के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं ना, रोड साइड में, जो रोड के साइड में बल्ब होते हैं, वो ज्यादातर जो है ना, वो सोडियम वेपर लैंप ही लगाए जाते थे पुराने समय से लेकर के। हालांकि अब तो एलईडी का जमाना आ रहा है, तो हम एलईडी का इस्तेमाल करने लगे हैं। बट पहले या अभी भी पुरानी जगह कहीं जगह देखोगे तो आपको ऐसे बल्ब मिलेंगे जो येलो कलर की लाइट देते हैं, हल्का हल्का येलो कलर का होता है। पहले कुछ कुछ पिंक कलर का होता है हल्का हल्का, फिर रेड, फिर उसका येलो हो जाता है, धीरे धीरे जलता है। शाम में देखते हो बल्ब धीरे धीरे जलता है, उसके बाद धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है या जो भी उसके अंदर क्रिया होती है, तो उसका लाइट भी चेंज, कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो हम अपने रोड साइड में स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं ना, स्ट्रीट मतलब सड़क के किनारे, ठीक है, वो हमारा जो होता है जनरली सोडियम वेपर लैंप ही होता है। तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है। नाम क्या है? सोडियम, तो इसमें क्या होगा? सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी थोड़ी सी जान लो क्या होती है। सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील, हाईली इनएक्टिव जो होता है, एक तरह का एलिमेंट होता है, बहुत क्रियाशील होता है। सोडियम को नॉर्मली अगर आप टेम्परेचर में रखोगे ना, तो उसको बर्न कर सक जाएगा, मतलब वो एक तरह से उसका दहन हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो जलने लगेगा, इस प्रकार से। तो आपने क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम को या फिर पोटेशियम को, ठीक है, दोनों सोडियम को या पोटेशियम को हमें जब स्टोर करके रखना होता है, प्रिजर्व करके रखना होता है कि उसमें कोई उसका कोई क्रिया ना हो जाए, तो हम उसको केरोसिन ऑयल जो हमारा होता है ना, मिट्टी का तेल, तो केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, या जानो एक फैक्ट है कि केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सोडियम को और इस चीज को रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में वो फ्रीली आएगा, वो कहीं ना कहीं उसका कंबंशन शुरू हो जाएगा, उसमें उसका दहन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल में उसको डुबो करके रखा जाता है, एक बेसिक सी बात है। अब देखो इसमें है क्या। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का एक, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ एक फिगर, वहां से क्लियर होगा, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है सोडियम वेपर लैंप का, उसको ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें हैं। देखो, मैं डिटेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे है एसी सप्लाई जो हम देंगे, ठीक है, जिसको लगाया जाएगा, एसी सप्लाई है। उसके ठीक सामने देखो लिखा है कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब एक तरह का कंडेंसर हुआ, एक तरह का कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बताऊंगा क्यों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दिख रहा है आपका एक ट्रांसफार्मर का सर्किट, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां से दो इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं, दिख रहा है, दो इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड यहां देखो, इस एक ट्यूब के अंदर है, एक ट्यूब दिखाई दे रही है नीचे, अंदर वाली ट्यूब, इसके अंदर इलेक्ट्रोड है, और एक ट्यूब जो है इसके बाहर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्यूब होता है, एक होता है इनर ट्यूब जिसको आंतरिक ट्यूब कहते हैं, एक होता है आउटर ट्यूब जिसको बाहरी ट्यूब कहते हैं।
और अंदर के जो आंतरिक ट्यूब है उसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है। इलेक्ट्रोड क्या है? बेसिकली जहां से इलेक्ट्रोड के ऊपर एक स्पेशल प्रकार के मटेरियल की कोटिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो? उत्सर्जन हो, ठीक है। हालांकि उत्सर्जन वैसे भी होगा बट आसानी से उत्सर्जन हो। तो आप देख रहे हो कि एक टर्मिनल जो हमारा इनर वाला ट्यूब है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं और ये बिल्कुल एयर टाइट है, बिल्कुल एकदम एयर टाइट है। और इनर वाले ही इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा यहाँ पे एक सोडियम का टुकड़ा रखा होता है सॉलिड फॉर्म में। जैसे वहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ वहां समझ लो कि सोडियम का एक टुकड़ा रखा होता है एक सॉलिड अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था में। और उसके बाद जो बाहर का एक ट्यूब है, आप देख रहे हो ना बाहर का ट्यूब, तो बाहर का ट्यूब जो है और अंदर के ट्यूब के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, यानी कि वैक्यूम होता है, इसके बीच में कोई भी गैस कोई भी एयर नहीं भरी जाती है। एक प्रकार का वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है अंदर वाले ट्यूब में और बाहर वाले ट्यूब में, इन दोनों के बीच में। यानी ये जो इलाका है ना जो मैं येलो कलर का दिखा रहा हूँ बीच में, यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। ऑलराइट, चलो एक चीज और जान लो कि जो टेम्परेचर है, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के अंदर जो, अच्छा कुछ गैसेस भी होती हैं, आर्गन गैस वगैरह भी होती है, सोडियम, सिर्फ सोडियम नहीं होता है इसके अंदर, कुछ गैसेस भी होती हैं। किस वाले? अंदर वाले ट्यूब में। तो अंदर वाले ट्यूब में ही सोडियम होगा, गैस होगा, आर्गन गैस है, ये होती है। लेकिन जो बाहर का ट्यूब है उसमें कोई गैस नहीं होता है, वह सिर्फ एक तरह के प्रोटेक्शन का काम करता है। समझ रहे हो? एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। किससे? बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के टेम्परेचर से आइसोलेशन का काम करता है कि बाहर की टेम्परेचर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर सोडियम है वो इग्नाइट हो जाए, या कहीं ना कहीं उस क्या हो जाए, वो कुछ न कुछ टेम्परेचर उसका थोड़ा थोड़ा ही, मतलब वायुमंडल में अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में आएगा तो कुछ न कुछ जरूर उस पर प्रभाव पड़ेगा, एक स्मॉल अमाउंट में वो एक्टिव होना शुरू कर देगा हमारा सोडियम जो है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो बाहर का जो हीट है या बाहर की जो ऊष्मा है वो अंदर ना आए, अंदर की ऊष्मा बाहर ना जाए, मतलब इस प्रकार से रहे कि एक आइसोलेशन हो। उस आइसोलेशन को देने के लिए पहली चीज को इसको इस्तेमाल करते हैं, बाहर की कोटिंग करते हैं, बाहर एक ट्यूब लगाते हैं, और उसको आइसोलेशन को और इम्प्रूव करने के लिए अंदर हम लोग वैक्यूम प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि निर्वात, यानी कोई गैस नहीं है। तो वैक्यूम हो गया, ठीक है, ऊपर हमारा आउटर हो गया, बीच में वैक्यूम, उसके बाद हमारा इनर ट्यूब है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो शुरुआत में मैंने कहा कि कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है, मैंने बताया था पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। एक लेक्चर मैंने लिया था 3-4 दिन पहले कि उसमें बताया था कि पावर फैक्टर शुड बी इम्प्रूव्ड। और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो मेथड मैंने बताया था, मैंने कहा था कि कैपेसिटर या कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपेसिटर का इस्तेमाल जो किया गया है, कैपेसिटर अगर इसलिए लगाया गया है कि जो पावर फैक्टर है, सप्लाई है, उसका पावर फैक्टर शक्ति गुणक जो है वो हाई हो, इम्प्रूव्ड हो। और उसके साथ लगा है ट्रांसफार्मर, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? आपको पता है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो चूंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट, लेकिन हमारा जो अंदर का लैंप है, अंदर का इलेक्ट्रोड है, उसको आर्गन गैस को इग्नाइट करने के लिए या जो उसके अंदर हीट डेवलप करने के लिए 220 वोल्ट सफिशियंट नहीं है, उसको चाहिए लगभग 400 वोल्ट के आसपास, 450 वोल्ट मान लो। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? 200 वोल्ट को 400 में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस प्रकार का अगर हाई रेटिंग का बल्ब होगा, हाई रेटिंग का लैंप होगा,
उतना स्ट्रांग ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो मान लो हमको रिक्वायर्ड है 800 वोल्ट की, तो हम 800 वोल्ट की व्यवस्था कर लेंगे। हमको रिक्वायर्ड है 600 वोल्ट की, हम 600 वोल्ट। हमको रिक्वायर्ड है 380 वोल्ट की, 380 वोल्ट ले लेंगे। जितना भी हम चाहेंगे उतना कर लेंगे। लेकिन यह बात तो तय है कि सिर्फ 220 वोल्ट काफी नहीं है अंदर की क्रिया को इग्नाइट करने के लिए, इसको आयोनाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए ट्रांसफार्मर एक छोटा सा उसके अंदर लगा होता है। ये चीज क्लियर है। ये कंस्ट्रक्शन है बेटा, फोटो वोटो चाहे खींच लो या नेट पे मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी नेट से ही निकाला है। ठीक है, और आगे बताते हैं अगला फिगर। ठीक है, ये एक फिगर स्क्रीन पे आपके मैं और दिखा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखो। ये भी एक तरह का फिगर ही है। ठीक है, यह भी एक तरह का सोडियम वेपर लैम्प का ही है। क्या क्या है, एक कैपेसिटर, एक पावर सप्लाई है, ये कैपेसिटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये 2 इलेक्ट्रोड है और ये ट्यूब है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा यू शेप का होता है। ठीक है, यू शेप का बना होता है। ठीक है, चलो, क्या था दिख नहीं रहा है, यही फिगर है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है देख लो। कंस्ट्रक्शन देखो, क्वेश्चन एग्जाम में अभी तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है एग्जाम देना है, बट जब एग्जाम अगर सेमेस्टर होता है, अगर प्रमोट नहीं होते हो और एग्जाम होता है, तो क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो आप पहले संरचना, पहले बल्ब के बारे में लिखना, बल्ब है क्या, उसकी थोड़ी सा मतलब परिचय देना। ठीक है, ये तरीका होगा लिखने का, पहले परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद परिचय देने के बाद आप लिखोगे इसकी संरचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन। और संरचना में फिर आप फिगर बनाओगे, इसके पार्ट्स के बारे में बताओगे। हाँ, लिख लो। उसके बाद आप फिर क्या बताओगे, इसका क्रियाविधि या जो भी इस पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, क्रियाविधि वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बताओगे। इसके बाद इस बल्ब का यानी इस लैंप का क्या लाभ है और इस लैंप की क्या हानि है, वही पैटर्न जो है यहाँ भी चलेगा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ EIM की क्लास में। ठीक है, इस खासकर इस चैप्टर में। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप अप होता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। और हमारा जो करंट है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड में जाएगा, इलेक्ट्रोड के अंदर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड में जाने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रोड की जो लैंप, जो इलेक्ट्रोड में जो एलिमेंट है वो क्या होगा, उसका हीट होना शुरू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या होता है, गर्म होता है ना, जब उसमें करंट का प्रवाह हो रहा तो गर्म होना शुरू होगा, हल्का हल्का उसमें हीट डेवलप होगा। और जैसे ही हीट डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है, सोडियम जो यहाँ पे रखा हुआ है वो धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू होगा, यानी कि सॉलिड में था पहले, ठोस में था, अब वह वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको हम सोडियम वेपर लैंप कहते हैं। ठीक है, तो पहले सॉलिड फॉर्म में था, ठोस अवस्था में था, इसका वेपोराइजेशन शुरू होगा, यह वाष्प में बदलने लगेगा। और वाष्प बदलते बदलते फिर क्या होगा कि इस पूरे के पूरे ट्यूब में ये फैल जाएगा वाष्प के रूप में, पूरे ट्यूब में। ठीक है, और जब यह धीरे धीरे इसका, जब जितने समय में, अब इसको पूरा का पूरा ट्यूब में फैलने में इसको 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा, या 5 10 15 मिनट कुछ समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो बल्ब होगा यह आपको पिंक कलर का या ऑरेंज कलर का शो करेगा, कलर हल्का हल्का पिंक होगा, गुलाबी होगा, ऑरेंज होगा। जब यह धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो रहा है, जब इसका कंप्लीट वेपराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, यह फिर वाष्प हो जाएगा। उसके बाद यह जो इसका येलोइश कलर है यानी पीलापन है, इसके साथ ये ग्लो करने लगे, क्योंकि जो हमारा वाष्प, सोडियम वाष्प जो होता है वो फिर क्या होगा, वो ग्लो करना शुरू करेगा। और जब ग्लो करना शुरू करेगा तो इस जो प्लेट की सहायता, जो कांच है हमारा, यह जो आउटर शेल है, इसके द्वारा प्रकाश का जो है प्रवर्धन, या कह लो प्रकाश जो है वो बाहर जो है हमें विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जो है वो
मिलने लगेगी। तो सारा काम कहाँ तक का है, सोडियम को वेपराइज करना है, और जब सोडियम वेपराइज हो जाएगा, सोडियम वेपराइज होने के बाद जब उसका जो लाइट होगा, जो उससे डिफ्लेक्शन होगा, जो रेडिएशन होगा, वही रेडिएशन हमको विजिबल लाइट के फॉर्म में, दृश्य प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देता है। दैट्स ऑल अबाउट सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, ठीक है। फायदे बहुत सारे गिना सकते हो, स्ट्रीट लाइट में यूज करते हो, लॉन्ग जो ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मल जो बल्ब होता है उसको आप 6 महीना या 1 साल की वारंटी, इसको आप 2 साल 4 साल, यानी कि कहते हैं घंटे के हिसाब से कि 20,000 घंटे तक का इसका जो होता है आप इसको जला सकते हो, यानी जल्दी खराब नहीं होगा। लाइट हमको प्रॉपर मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसका लाभ होता है, इसको स्ट्रीट के साथ क्यों लगाते हैं, सड़क किनारे क्यों लगाते हैं? देखो, जब कुहरे का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, कोहरा होता है, फॉग होता है, तो गाड़ियां स्पीड से आती जाती है। जब धुंध में हमारी विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है तो दिखता नहीं है। तो यह कोहरे की अवस्था में भी ये बल्ब जो का जो प्रकाश है हमको आसानी से मिलता है, यानी हमें आसानी से इस कोहरे के प्रकाश का भी इस पे, यानी कोहरे का भी इस प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर इसको हम लोग हाईवेज पे या स्ट्रीट लाइट की तरह सड़क के किनारे यूज करते हैं कि कोहरे का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो फर्दर हमारा जो एक्सीडेंटल है उसको भी बचाएगा। और कहीं ना कहीं जो इससे इसमें जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज करते हो, उसका मान भी कम से कम यूज होता है, यानी उसका भी हम जो पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं, वो भी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, एफिशिएंसी काफी हाई होती है इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षा। ठीक है, बट सीएफएल और इसमें अगर कंपैरिजन करो तो सीएफएल जो है वो कोहरे को, घना कोहरा रहेगा तो वहां पे उसका प्रकाश स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सोडियम वेपर लैंप है तो उसका प्रकाश स्पष्ट होगा कोहरे की अवस्था में भी। ठीक है, कहानी स्पष्ट है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, कहो तो आगे बढ़े। यह जो अगला हमारे पास लैंप है वो है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, यानी इसमें भी मरकरी का इस्तेमाल किया गया है। मरकरी वाष्प होगा, और कैसे लाइट मिलेगा अभी हम इसको देखेंगे। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है, क्या है, एक एसी सप्लाई दी गई है। ठीक है, इसके साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना। ठीक है, उसके साथ एक चोक लगा है। चोक यानी कि एक तरह से इग्नाइट वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि चोक का काम क्या था, हमने जब ट्यूबलाइट के बारे में देखा था फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो चोक क्या कर रहा था, एक हाई वोल्टेज, एक इंस्टेंट हाई वोल्टेज क्रिएट कर रहा था। इंस्टेंट हाई वोल्टेज क्यों चाहिए होता है, गैस को आयोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो चोक को हम बलास्ट भी कहते हैं, कहीं कहीं बलास्ट भी कहते हैं। उसके साथ आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, इन्हें कहते हैं मेन इलेक्ट्रोड। मेन इलेक्ट्रोड 1, मेन इलेक्ट्रोड 2। 2 प्रकार का ट्यूब है। जहां मेन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो आपका इनर ट्यूब है, और जो बाहर है वो आपका आउटर ट्यूब है। तो ये अंदर का ट्यूब है ये वाला, और ये बाहर का ट्यूब है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ देखो, हाई रेजिस्टेंस के साथ एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस के साथ। हाई रेजिस्टेंस का मैंने बताया कि हाई रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया जाता है कि जब हमें कहीं भी करंट के मान को, यानी धारा के मान को नियमित करना हो तो हम हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखेंगे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस हो गया, यही 4 चीजें होती हैं, 4-5 चीजें होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनर ट्यूब के अंदर मरकरी गैस भरी होती है। मरकरी यानी कि पारा भरा होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ कुछ जो है वो आपके इनर्ट गैस भी थोड़े से अमाउंट में होती है। आर्गन नियॉन कोई इनर्ट गैस होती है, वह भी होता है। और इसका जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे भी हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं।
कोटिंग किसका करेंगे? एक ऐसे मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में सहायता करे, इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, उत्सर्जन करे। ये सारी कहानी देखो कहीं ना कहीं सब में कॉमन चल रही है, ठीक है, ये जो लगभग लगभग कॉमन है, बट एक बार देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ये फिगर तुमको एकदम दिमाग में रखना है, इसको बनाना है, ठीक है। फोटो वोटो लेना हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बताते हैं कैसे वर्क करता है। एक फिगर और बताता हूँ फिर वहां से शुरू करता हूँ। चलो यहीं से बता देता हूँ। एक मिनट ढूंढना पड़ा तो मैंने भी सहायता ली इंटरनेट से। देखो ये एक फिगर है, दिख रहा है? ये भी एक अच्छा फिगर है, यहां से देख सकते हो। ये एक हमारा कैप है, एक रजिस्टर जो लगा हुआ था, ठीक है। इसके साथ स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है। एक मेन इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, एक दूसरा वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो इस प्रकार का इनर ट्यूब है, बाहर में आउटर ट्यूब है। अच्छा, इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब के बीच में जनरली हम लोग नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। वही फंक्शन है कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो अंदर के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब ना कर पाए, यानी बाहर की हीट जो है अंदर की हीट को अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको इफेक्ट ना कर पाए। तो एक तरह का आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं अंदर की ट्यूब को। तो अंदर की ट्यूब में हमारी जो गैसेस भरी हुई हैं वो मरकरी है और आर्गन गैस भरी हुई है, ठीक है। मरकरी और आर्गन गैस भरी हुई है, और जो बाहर का ट्यूब है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अंदर का जो गैस होता है वो लगभग लगभग 13,000 केल्विन के आसपास, या 13, हाँ ऐसे ही था। और नाइट्रोजन गैस जो है 7,000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर जो है वो रेजिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी कोई ऐसी और चीज नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के दो लेयर यहाँ भी है, इनर है और आउटर है, और दो इलेक्ट्रोड है मेन, और एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास किसका, स्टार्टिंग का। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप सप्लाई दोगे, जैसे ही करंट आप देते हो, तो सप्लाई देते हो, क्या होता है, जैसे ही करंट देते हो ना, तो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू करेगा, और इस रजिस्टर के द्वारा करंट का जब फ्लो होगा, मैं यहाँ पे जूम करा रहा हूँ, यही मेन फंक्शन है। इस पे जब करंट का फ्लो होगा तो यह जो हमारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगा, ये इग्नाइट होना शुरू होगा, ये इग्नाइट होगा, ठीक है। और ये पहले जो मेन इलेक्ट्रोड है इसके बहुत क्लोज में होता है, बहुत करीब में होता है, बहुत ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लोज होगा, मतलब जैसे ही ये हीट होगा, तो इसके और इसके बीच में स्पार्क डेवलप होगा। स्पार्क मतलब जानते हो ना, आर्क, चिंगारी, ठीक है। क्योंकि उस समय करंट बहुत